हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अशोक, आप सभी का उषा मैथ्स पर मोस्ट वेलकम। हम लोग जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम के लिए, पेट एग्ज़ाम के लिए और जो भी 20 अगस्त को एग्ज़ाम होना है वहाँ तक हमें सिलेबस पहले भी ख़त्म करना और लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी जैसे मैं टॉपिक टू टॉपिक आपको करवाता चल रहा हूँ और आगे भी आपको ऐसे मिलते रहेंगे। पहले हम लोग जो भी सिलेबस का टॉपिक है उसको, ठीक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं या फिर सेकेंड वीडियो में उससे रिलेटेड जो भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक में वो सारे क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब हम लोगों का जो पहला टॉपिक है मैथ्स में पूर्ण संख्या। अगर पूर्ण संख्या में देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें सीखनी थी वो मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ। तो आज की इस क्लास में हम लोग आगे बढ़ना है। अनुवर्ती संख्या बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है, अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, परवर्ती संख्या और दो बातें और जानना है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो कुल मिला के ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं और आपके सिलेबस में है, तो इसलिए हमें क्या करना है, पढ़ना है और सीखना है। ठीक है, अगर हम अनुवर्ती संख्या की बात करें तो अनुवर्ती संख्या का मतलब होता है किसी संख्या के ठीक बाद वाली संख्या, या फिर आप कह सकते हैं किसी संख्या में अगर +1 कर दिया जाए तो वो उसकी अनुवर्ती संख्या मिल जाती। ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या का मतलब क्या है, किसी संख्या के ठीक पहले वाली संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। परवर्ती संख्या एक नया नाम है, लेकिन अनुवर्ती संख्या को ही परवर्ती संख्या कहा जाता है। इसका भी मतलब क्या होता है, अगर किसी संख्या में +1 कर दिया जाए तब भी आपको कौन सी संख्या मिल जाएगी, परवर्ती या अनुवर्ती संख्या। ठीक है, अगर हम आरोही क्रम की बात करें तो आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। आरोही क्रम का क्या मतलब होता है, छोटे से बड़े की ओर। और अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, बड़े से छोटे की ओर। तो ये बातें हमें इसमें क्या करना है, सीखना है। आरोही क्रम छोटे से बड़े की ओर, अवरोही क्रम बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक बातें हैं। जैसे अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंक 2, 5, 7 और 1 से बनने वाली 4 अंकों की, चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या की, छोटी से छोटी संख्या की परवर्ती संख्या, छोटी से छोटी संख्या की परवर्ती संख्या बताइए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ही इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं और यही क्वेश्चन भी पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में। अगर हम बात करें कि कुछ अंक दिए गए हैं और उन अंकों की सहायता से आपको क्या पता करना है, 4 अंकों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, मैं दोनों बातें आपसे बता देता हूँ। छोटी से छोटी संख्या के लिए, छोटी से छोटी संख्या के लिए हमें कौन सा क्रम लिखना होता है, आरोही क्रम। ठीक है, और बड़ी से बड़ी संख्या के लिए, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए क्या करना होता है, अवरोही क्रम। ये दो बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब क्या है, जैसे 4 अंकों की छोटी छोटी, चाहे यहाँ पे 4 अंक पूछा जाए चाहे यहाँ पे 5 अंकों की पूछा जाए, दोनों जगह पे आपको सेम लगाना है। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, दिए गए अंकों का आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े की ओर। तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे। ठीक, अगर इसी क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाता तो अवरोही क्रम बड़े से छोटे की ओर, तो 7, 5, 2, 1। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखना है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या की परवर्ती संख्या। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई, 1257। परवर्ती का मतलब +1 कर देना है, तो संख्या क्या हो जाएगी, 1258। ठीक है, इसमें एक तरह का क्वेश्चन और मिलता है जहाँ पे नियम फॉलो नहीं करता, वहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए ये दे दिया गया, अंक लिखा है 2, 0, 7 और 1 से बनने वाली 4 अंकों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। देखिए
बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए अवरोही क्रम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 7, 2, 1 और 0, यहाँ पे कोई समस्या नहीं आएगी ना। लेकिन जैसे ही आप 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए आरोही क्रम, आरोही का मतलब छोटे से बड़े की ओर, तो 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 7। लेकिन हमें लिखना क्या है 4 अंकों की संख्या, लेकिन ये संख्या वास्तव में 3 ही अंकों की है। इसलिए जब भी 0 वाला केस मिलेगा तो अपवाद में ले जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे 0 से बड़ा नंबर लिखेंगे, 0 से बड़ा नंबर 1 है, उसके बाद 0, फिर 2 और 7। इसका मतलब इन अंकों की सहायता से 4 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या बनेगी वो क्या होगी 1027। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे इसमें, ठीक है। आइए आगे हम लोग इसमें बात करते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है इसमें, स्थानीय मान और जातीय मान। आगे हमें क्या पढ़ना है इसमें, पूर्ण संख्या का एक और टॉपिक है स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है। स्थानीय मान को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू, और जातीय मान को हम लोग क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। ठीक, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब देखिए इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में आता रहता है और इम्पॉर्टेंट भी, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। बस आपको ध्यान में रखने वाली क्या बात है, जातीय मान के बहुत सारे नाम होते हैं। इन नामों को हम क्या कहते हैं, इसे अंकित मान भी कहा जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, आंकिक मान भी कह देते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, लोकल मान भी कह देते हैं। तो इस तरह के 2-3 नाम हैं और इन नामों से जाना जाता है। जैसे हम स्थानीय मान की बात करें, जैसे मान लो लिखा है 7523 लिखा है, तो 3 का स्थानीय मान 3 होगा, 2 का स्थानीय मान 20 हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान 500 हो जाएगा और 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 7000। ठीक है, इसका मतलब किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान विशेष की स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए 2222 है, प्रत्येक जगह पे 2 है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या प्रत्येक 2 का स्थानीय मान 1 ही होगा, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 2 का स्थान अलग अलग है। जैसे 2222 है तो प्रत्येक जगह पे 2 है, लेकिन प्रत्येक 2 का स्थान अलग अलग है। कोई इकाई के स्थान पे है, कोई दहाई के स्थान पे, कोई सैकड़ा के स्थान पे, कोई हज़ार के स्थान पे। इसलिए प्रत्येक 2 का स्थानीय मान अलग अलग होता है। अगर इसमें एक नोट पॉइंट की बात करें तो इसका 2 हो जाएगा, इसका भी स्थानीय मान दहाई के स्थान पे 20, तो ये 200 हो जाएगा और इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा 2000। अगर हम एक नोट पॉइंट की बात करें, नोट पॉइंट क्या है, किसी संख्या में, ध्यान से सुनेंगे और बताएंगे, किसी संख्या में प्रत्येक अंक के स्थानीय मानों का योग, किसी संख्या में प्रत्येक अंक के स्थानीय मानों का योग किसके बराबर होता है, उस दी गई संख्या के बराबर होता है। ठीक है, ये छोटी सी बात है, एक ध्यान में रखनी, हो सकता है पूछा जा सकता है, क्योंकि बेसिक बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। भी रिसेंटली जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें आएंगे भी और पीछे भी आए हैं। आंकिक मान क्या होता है, किसी संख्या में किसी अंक का आंकिक मान वह स्वयं का अंक होता है। किसी संख्या में किसी अंक का आंकिक मान वह स्वयं का अंक होता है। जैसे 7523 लिखा हुआ है तो 3 का आंकिक मान 3 है, 2 का आंकिक मान 2 होगा, 5 का आंकिक मान 5 होगा और 7 का आंकिक मान क्या होगा 7 होगा। इसे हम कई नामों से भी जानते हैं, अंकित मान, आंकिक मान, लोकल मान, फेस मान या जातीय मान भी कहते हैं। तो आपको सब तरह के नाम याद रखने हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन इसमें ये आ सकता है, जैसे मान लीजिए लिखा है संख्या 6000 में अंक 6 के, संख्या 6000 में अंक 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। ठीक है, तो संख्या 6000 लिखिए। 6000 में 6 का स्थानीय मान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो 6 का स्थानीय मान कितना हो गया 6000। अगर हम जातीय मान की बात करेंगे, किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान या अंकित मान या लोकल मान या फेस मान
वह स्वयं का अंक होता है तो 6, इन्हीं दोनों को घटा देना है तो 5994। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिल सकते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन अगर एक बार आप अच्छे से रिवीजन किए रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे हम लोग आज की इस क्लास में क्या पढ़ते हैं, पूर्ण संख्या से ही रिलेटेड एक और टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है इकाई का अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट फाइंड करना, इकाई का अंक। ठीक, यूनिट डिजिट। अब देखिए यूनिट डिजिट से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी हमें बहुत ही, जो भी इसकी बेसिक चीज़ें हैं वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप इन सब के नोट्स बनाएंगे और अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, अगर हम यूनिट डिजिट की बात करें, इकाई के अंक की बात करें, तो सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है 12 × 13 में इकाई का अंक क्या होगा ना। इकाई का अंक मतलब इकाई वाली संख्याओं को गुणा कर लेना है, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6। कोई भी बड़ी संख्या लिखी, जैसे मान लीजिए आपके पास 12 × 21 × 22 × 42 लिखा हो, तब आपसे पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा, तब हमें क्या करना है, सब इकाई वाली संख्याओं को गुणा कर लेना। 2 × 9 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 8। अब चाहे वो संख्याएं 2 अंकों की हों या 3 अंकों, जैसे 123 × 132 × 131 × 143, है ना, इस तरह के भी कोई भी नंबर दिए गए हैं तो इकाई वाली संख्याओं को 3 दूनी 6, 1 9 6 और 6 3 18, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 8। ठीक, इसमें से इस तरह के बहुत ही बेसिक टाइप से हैं। आगे अगर हम बात करें, इसमें अगर कहीं पे इस तरह के छोटे क्वेश्चंस मिलते हैं, 75 × 42 प्लस 75 × 42 × 43 में इकाई का अंक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में करेंगे। पहले हम इधर कर लेंगे, फिर इधर। कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, तो इकाई का अंक कितना हो गया 0। यहाँ भी कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, तो इकाई का अंक कितना हो गया 0। इन दोनों को प्लस करेंगे तब भी इकाई का अंक कितना आएगा 0। अगर यहाँ पे हम मान लेते 75 की जगह पे 6 होता है, तब कैसे करते हैं, तो 6 दूनी 12 और 12 3 36, तो इकाई का अंक कितना हो जाता है 6। फिर से ये भी इकाई है और ये भी इकाई है, हमें प्लस करना है, तो प्लस में क्या होगा, इकाई के नीचे इकाई वाला ही लिखेंगे, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो इस तरह के भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बेसिक समझने के लिए ये चीज़। अब इकाई के अंक से रिलेटेड सिर्फ आपको 2 नियम पढ़ने ना। एक नियम इसमें यूनिट डिजिट में और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक तरफ अंक लिख लेते हैं और यहाँ पे हम वर्ग करते हैं और इस तरफ का भी अंक लिखते हैं। ठीक, अगर 1 लिखा हुआ 1 का वर्ग करेंगे तो इकाई कितना आएगा, यहाँ पे इकाई मान लेते हैं। ठीक, 1 आएगा। अगर 2 लिखा है वर्ग करेंगे इकाई 4 आएगा। 3 लिखा है वर्ग करेंगे तो इकाई कितना आएगा 9 आएगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में 4 है और उसका स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, इकाई का अंक 9 आएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, इकाई का अंक कितना आएगा 4। 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81, तो इकाई का अंक कितना आएगा 1। एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान से देखे होंगे, 1 4 9 और 6, 1 4 9 और 6। इसका मतलब अगर किसी संख्या में किसी संख्या का वर्ग करें और इकाई का अंक 1 4 9 और 6 ही आता है, तो एक रिजल्ट ये निकल के आ सकता है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो। ध्यान से देखेंगे, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 2 3 7 और 8 हो तो वह संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती ना। तो वह संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। एक ही छोटी सी बात थी, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको दिया रहता है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कौन सी संख्या है जो किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है, तो आपको पहचानना क्या है,
यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 होगा तो वह संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगी। तो हमें ऑप्शन चेक कर लेना, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 है। इसका मतलब ऐसा नंबर किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक, अब देखिए इकाई के अंक से रिलेटेड यहाँ पे एक बात हमको और सीखनी है। अगर हम रूल नंबर फर्स्ट की बात करें या पहले नियम की बात करें तो पहला नियम क्या है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, घात कुछ भी हो। घात n का मतलब घात चाहे सम हो या विषम हो, तो इकाई का अंक क्या होता है, इकाई का अंक क्रमशः 0, 1, 5 और 6 ही होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है और बेसिक नियम है। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 है, घाते कुछ भी हैं, घाते कुछ भी का मतलब क्या कह सकते हैं, चाहे घाते सम हो या विषम हो तब भी इकाई का अंक क्रमशः 0, 1, 5 और 6 होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है 15 की घात 275 है ना, 15 की घात 275, तो इसका मतलब इकाई का अंक क्या होगा, 5। डायरेक्ट आपको लिख देना है 256 की घात 1763। आपसे पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा, आप डायरेक्ट 6 बता दीजिए ना। या फिर 311 की घात 2162, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1। या फिर कोई जीरो वाली संख्या है तब भी उसमें इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो एक नियम तो ये है इकाई के अंक में। अब देखिए 0, 1, 5 और 6 तो हो गया है, बचे कौन कौन से हैं हमारे पास, क्या क्या हो गया है, 0 हो गया है, 1 हो गया है, 5 हो गया है, 6। अगर कहीं पे 2, 3, 4, 7, 8, 9 इकाई का अंक हो तब कैसे करेंगे ना। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए 12 की घात 37 में इकाई का अंक क्या होगा। अच्छा एक बात यहाँ पे आप समझिए, जब भी हम स्क्वायर कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर इकाई में 1 आ रहा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई 4 आएगी। मतलब अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 3 है, अगर उसका हम वर्ग करेंगे तो इकाई कितनी आएगी, 9। आप ध्यान से देखिए, प्रत्येक 4 घात के बाद है ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, प्रत्येक 4 घात के बाद इकाई का अंक क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है। इसका मतलब जब भी हमें इकाई का अंक निकालना होगा तो जो भी घात लिखी रहेगी उस घात को हमें 4 से भाग करना होगा। क्या लिखा, 12 की घात 37 है, 4 से भाग करेंगे और शेष पता करेंगे तो 4 9 या 36, शेष 1 बच गया। तो इसका मतलब इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2 की घात 1। अब 2 की घात 1 का मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 2। एक बार फिर से सुनेंगे, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ 13 की घात 43 लिखा ना, इकाई का अंक बताना है। तो इकाई के अंक के लिए हमें क्या करना है, जो भी घात लिखी रहेगी उसे 4 से भाग करेंगे और शेष पता करेंगे तो 10 चौक 40, शेष कितना आ जाएगा, 3। तो इकाई कितनी है, 3, और घात में कितना बचा, 3। तो 3 की घात 3 कितना हो जाएगा, 27। इसका मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 7। तो ये 2 मेथड हैं, इन दोनों की सहायता से हम इकाई का अंक बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ी संख्या लिखी है, बड़ी संख्या 7587 की घात 1682 ये लिखा हुआ है। अब हमें क्या पता करना है, इसमें भी इकाई का अंक पता करना है। तो इकाई का अंक पता करने के लिए जो भी घात लिखी रहेगी उसमें हम 4 से भाग करेंगे और शेष पता करेंगे। अब 4 से भाग करने के लिए बहुत सारे बच्चे इसमें 1682 को 4 से भाग करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, इकाई और दहाई से बनी संख्या, सिर्फ हमें 2 संख्याओं को भाग कर लेना है। तो कितना हो जाएगा, 20 चौक 80, शेष कितना बच गया, 2। तो इकाई का अंक कितना है, 7, और घात में कितना बच गया, 7 की घात 2, तो 49। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 9। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से इकाई का अंक निकाल सकते हैं। ठीक है। आइए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ये है, जैसे मान लीजिए 17 की घात 57 माइनस 13 की घात 41 में इकाई का अंक। ठीक, आप जहाँ पे माइनस लिखा है वहाँ पे प्लस भी आ सकता है, गुणा भी आ सकता है, जोड़ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। अब हमने क्यों माइनस को लिया, क्योंकि माइनस में आइए समझते हैं, इसे 17 की घात 57 लिखा है तो हमें क्या करना होता, सबसे पहले हम 57 को 4 से भाग करेंगे। आप 17 की घात 57 लिखा है, 57 को 4 से भाग करेंगे, शेष पता करेंगे तो शेष कितना हो जाएगा,
14 चौको 56, एक शेष बच जाएगा, इसका मतलब 7 की घात 1, क्योंकि इकाई का अंक 7 है तो 17 की घात 57 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब 13 की घात 41 की बात करेंगे तो 13 की घात 41 को 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना आ जाएगा हमारे पास 1, तो इकाई का अंक 3 है, 3 की घात 1 तो कितना हो गया 3। तो अब बीच में माइनस लगा हुआ है तो हमें क्या करना है, 7 में से 3 घटा लेंगे। ठीक, इन केस 7 में से 3 घटा लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इकाई का अंक कितना आ जाएगा 4। अगर कभी भी जब भी माइनस करना हो, जैसे मान लेते यहाँ पे कुछ भी ऐसी संख्या आ जाए, मान लिया हमने 2 आ गया। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 2 में से 3 घटा देंगे और ऑप्शन में कहेंगे इकाई का अंक -1 दिया रहेगा उसे लगा देंगे। आप ये बताइए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा कभी माइनस नहीं हो सकते, माइनस होगी तो पूरी की पूरी संख्या। ठीक है, तो पूरी की पूरी संख्या माइनस होगी, कभी इकाई दहाई माइनस नहीं होते हैं। इस वजह से हमें क्या करना है, ये 17 की घात 57 एक बड़ी संख्या है जिसमें से इकाई का अंक क्या पता किया हमने 2। अब 2 में से 3 नहीं घटेगा तो यहाँ से एक हासिल लेंगे, कितना बनाएंगे 12, 12 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा 9। अगर कहीं पे इस तरह की कंडीशन बनती है तो ये बात ज़रूर ध्यान रखेंगे, कभी भी इकाई का अंक माइनस में नहीं होगा, हमेशा बगल वाली संख्या से हासिल लेंगे और फिर घटा के लिखेंगे तो आपको एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आइए कुछ एक आध क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पे अच्छे से सीखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन ये आपको मिल जाए, 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस 4 की घात 3 प्लस डैश डैश डैश, लिखा है 99 की घात 3 में इकाई का अंक। ठीक है, अब क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे ये तो देखेंगे कि इकाई का अंक हमने पढ़ा है, लेकिन ये तो नहीं पढ़ा है कितना बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे करेंगे। आप सवाल देख के घबरा जाते हो, सवाल देख के कभी घबराना नहीं, थोड़ा सा आपको अपना जो भी सीख रखा है उसको रिकॉल करेंगे कि अगर ये 1 की घात 3 है, 2 की घात 3 है, 3 की घात 3, 4 की घात 3 इकाई का अंक, मतलब अगर हम इस बात का उत्तर निकाल लें तो हमें इकाई का अंक पता चल जाएगा। तो हमें आंसर निकालना है, आप ये देखिए 1 से लेकर के 99 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। क्या लिखा है, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग लिखा ना, क्या होता प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ये होता n+1/2 का होल स्क्वायर, ये योग का फॉर्मूला। n की जगह पे क्या रखेंगे 99, 99 + 1 100/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 50, तो कितना हो जाएगा 99 × 50 का होल स्क्वायर। अच्छा, हमें पता क्या करना है, इकाई का अंक पता करना है। तो इकाई का अंक पता करने के लिए, इकाई का अंक पता करना है तो पहले 9 0 जा 0, फिर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0। इसका मतलब इकाई का अंक कितना आ जाएगा 0। कितना आसान सवाल था, इसीलिए कभी भी आपको सवाल देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले सवाल का नेचर समझना है कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है, इकाई का अंक पूछा जा रहा है, मतलब इतने का आंसर, इतने का योग निकाल लो तो इकाई तो अपने आप ही पता चल जाएगी आपको ना। तो इस तरह के हम इन सवालों को ऐसे टैकल करते हैं। जहाँ कहीं पर भी स्क्वायर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, स्क्वायर वाले क्वेश्चंस भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें फैक्टोरियल से रिलेटेड जो सवाल पूछे जा रहा है वो मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि जितने भी नए क्वेश्चंस हैं वही आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, क्योंकि बाकी पहले भी हम लोगों ने खूब क्वेश्चंस इसमें किए हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है 12 की घात 14 फैक्टोरियल प्लस 13 की घात 15 फैक्टोरियल में इकाई का अंक। हाँ, इकाई के अंक ज्ञात करते समय एक बात यहाँ पे रह जाती है, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है 12 की घात 44 में इकाई का अंक। ठीक है, अब देखिए 12 की घात 44 में इकाई पूछी जाएगी तो जो भी घात लिखी है उसे हम 4 से भाग करेंगे और शेष पता करेंगे। शेष कितना आ जाएगा 0। ये अब हमें नोट पॉइंट में ध्यान देना है, जब कभी भी शेषफल 0 आएगा तो वहाँ पे घात हमेशा 4 लिखेंगे। इकाई का अंक ज्ञात करते समय जब भी शेष 0 आएगा तो घात क्या लिखेंगे 4। इसका मतलब इकाई 2 है, शेष 0 आया तो 2 की घात 4, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आपको लगाना है। आपको क्या करना है, 12 की घात 14 फैक्टोरियल है ना। अब ये समस्या यहाँ पे हो सकती है कि 14 फैक्टोरियल को 4 से भाग करेंगे तो शेष क्या आएगा ना।
अब देखिए 14 फैक्टोरियल की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, 14 गुणे 13 गुणे 12 गुणे डैश डैश 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1/4। अब देखिए 4 से भाग करना है, ऊपर ये 4 3 12, यहाँ भी शेष 0 आएगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ भी 0 आएगा। तो इसका मतलब शेष फल तो कितना पता चल गया, 0। क्यों? क्योंकि 14 फैक्टोरियल 4 का गुणज है। अगर कोई संख्या किसी संख्या का गुणज है तो शेष 0 मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं ना। अब शेष 0 मिल गया है, इसका मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा, अगर कहीं पे इकाई का अंक निकालते समय जब 4 से भाग कर रहे होंगे, शेष अगर आपका 0 बच जाएगा तो वहाँ पे घात कितनी लिखी जाती है, 4। ठीक है, तो घात अब 4 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब 16, तो इकाई का अंक कितना आ गया, 6। सेम चीज़ चाहे 14 फैक्टोरियल हो, चाहे 15 फैक्टोरियल हो, चाहे 14 फैक्टोरियल हो या 15 फैक्टोरियल हो, या फिर आप ऐसे कह लो 4 से बड़ा चाहे जितना फैक्टोरियल हो, 5 फैक्टोरियल, 500 फैक्टोरियल, 5000 फैक्टोरियल हो, 4 से भाग करेंगे क्योंकि 4 का गुणज है, तो शेष हमेशा कितना मिलेगा आपको, 0। ठीक है, इसमें भी हमें क्या कर लेना, इकाई का अंक 3 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की घात 4। अब देखिए 3 की घात 4 को निकाल लो, कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो कितना हो गया, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 9 9 81, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1। तो ये 12 की घात 14 का इकाई का अंक 6 है, 13 की घात 15 फैक्टोरियल का इकाई का अंक 1 है, दोनों को जोड़ेंगे, इकाई वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर कितना मिल जाएगा, 7। तो इकाई के अंक में अगर कहीं पर भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, एक दो सवाल बटे वाले भी आने लगे हैं, तो बटे वाले सवाल भी आपको मैं इसमें बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 10 और बटे में कितना लिखा है, 100। इसमें आपसे पूछा जाए कि इकाई का अंक। देखिए इकाई के अंक का मतलब है कि जो भी प्रश्न दिया गया है हमें सिर्फ क्या पता करना है कि उसका उत्तर क्या आएगा, उसी उत्तर में इकाई का अंक, बाकी कुछ नहीं करना है। अगर कोई सवाल ऐसा आता है जो आपको ना समझ में आया तो आप कोशिश ये करिएगा कि क्या जो पूछा गया, जो दिया गया, उस क्वेश्चन का आंसर हम निकाल सकते हैं क्या। तो आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा और ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 कट गया, 2 से 2 कट गया। ठीक, बचा क्या हमारे पास, 3 गुणे 7 गुणे 9, तो 7 त्रिक 21 और गुणे 9, तो इकाई का अंक निकालना है, 9 1 9, लो हो गया। तो अगर कहीं पे इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे कुछ संख्याएं आपसे कैंसिल हो जाती या बड़ी घात में लिखे रहेंगे, तो इन सवालों को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे एक सवाल हम आपसे पूछें कि 1 से लेकर के 99,999 तक की अभाज्य संख्याओं का गुणा किया जाए तो गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, क्या सवाल है, 1 से लेकर 99,999 तक की अभाज्य संख्याओं का गुणा किया जाए तो गुणनफल में इकाई का अंक, लगाएंगे। जरा एक बार सोचिए क्या सवाल कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 1 से लेकर के 99,999 तक की संख्याओं का गुणा किया जाए तो गुणनफल में इकाई का अंक। ठीक है, तो गुणनफल में, तो अब देखिए इस सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाएंगे, क्या करना है, 99,999 तक की अभाज्य संख्याएं लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हमें सिर्फ एक आइडिया लगाना है कि पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर दूसरी अभाज्य संख्या 3 होती, फिर 5 होती, फिर 7 होगी, फिर लास्ट में जो भी अभाज्य संख्या होगी वो हमें नहीं पता है कि 99,999 के पहले कौन सी संख्या अभाज्य होगी। हमें क्या आइडिया लगाना है कि जब इन सब का गुणा किया जाए तो गुणनफल में यूनिट डिजिट में क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा। तो आप देखिए 5 दूनी 10 है, 5 दूनी 10 का मतलब इकाई का अंक क्या आ रहा है, 0। अब 10 में चाहे किसी भी संख्या से गुणा करो, 10 में चाहे हम 7 त्रिक 21 से गुणा करें या जो भी संख्याएं आगे मान लो 11 और 13 से गुणा करें, तो हमेशा लास्ट में एक 0 मिल जाएगा,
हमेशा लास्ट में एक जीरो मिल जाएगा, इसका मतलब इकाई का अंक क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो आज की क्लास में फ़िलहाल हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना होगा क्योंकि समय बहुत कम बचा है, हम लोगों ने देर से स्टार्ट किया है। और जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं वो शेयर करूंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमने आज पढ़ा है कि उस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और किस एग्ज़ाम में कब आए हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम का बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। और यूपी SSS पेट एक ऐसा एग्ज़ाम हो गया है यूपी में कि अगर आप यूपी गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ देखना चाहते हैं तो पेट एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई ही करना होगा, कोई ऑप्शन नहीं बचा है। क्योंकि सारी वैकेंसी चाहे वो लेखपाल की हो, चाहे राजस्व लेखपाल या चकबंदी लेखपाल या मंडी परिषद का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर ट्यूबवेल ऑपरेटर, जितना भी यूपी SSS कंडक्ट करता था अलग अलग एग्ज़ाम होते थे, वेरियस एग्ज़ाम होते थे। वहाँ पे फॉर्म भी आप अलग अलग हर बार अलग अलग अप्लाई करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको पेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा तभी बाकी के एग्ज़ाम्स के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। अदरवाइज ये एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो किसी भी वैकेंसी में आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करिए, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करते रहिए। उम्मीद करते हैं कि आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।